Hello students, I welcome you all to this online learning platform of The Historica. PYQ 25 का ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, आप जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं और उससे एक थॉरो एनालिसिस ले सकते हैं आपके पैटर्न की। ये वीडियो में वी विल डिस्कस 24 के PYQs। 2024 के PYQs में भी सिर्फ 75 क्वेश्चंस फ्रॉम साइकोलॉजी के थे, आपके डोमेन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थे, नो जनरल क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। सबसे पहले हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का चैप्टर देख लेंगे जिससे आपको एक आइडिया आ जाए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बने हुए हैं। एंड में आप सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके चेक कर सकते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। दैट विल हेल्प यू स्टडी द चैप्टर इन अ डिटेल या फिर थॉरो मैनर। फर्स्ट ही क्वेश्चन है आपका इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेप्थ क्यू दैट इज पोटेंशियली अवेलेबल फॉर वन आई। ये क्वेश्चन है फ्रॉम सेंसेशन एंड परसेप्शन। सो द कीवर्ड हियर इज वन आई। वन आई से आप कौन से डेप्थ क्यू को पोटेंशियली कौन अवेलेबल नहीं होता है आपके, विच इज बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी। ऑल दीज इनको आप सारे को वन आई से चेक कर सकते हैं, बट आपकी जो बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी है, हियर द वर्ड बाइनोक्यूलर इटसेल्फ मीन बाय मीन्स टू, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस हैरी हैरलॉक की स्टडी हुई थी एक बेबी मंकीज पे। द क्वेश्चन हियर इज कि कौन सा अटैचमेंट इंडिकेट हुआ था। जो हैरी हैरलॉक की स्टडी थी उसमें बेबी मंकीज ने कौन सा अटैचमेंट इंडिकेट किया था। उसमें आपके टैक्टाइल सेंसेशन, नरिशमेंट, साइज ऑफ द मदर या डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ। तो हियर जो वो पूरे जो एक्सपेरिमेंट चला था उसके एंड में क्या हुआ था, उसमें टैक्टाइल सेंसेशंस शो हुई थी। ये एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट है, विल स्टडी इन क्लास। अभी के लिए द आंसर विल बी फर्स्ट, टैक्टाइल सेंसेशन। योर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज द शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। आप 25 के क्वेश्चन पेपर में भी देखोगे तो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। लर्निंग इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है क्वेश्चंस के नंबर्स के हिसाब से। तो रीइंफोर्समेंट, विच रीइंफोर्समेंट अकर ओनली आफ्टर अ फिक्स नंबर। द क्लू हियर इज फिक्स नंबर। दो टाइप के रीइंफोर्समेंट होते हैं, फिक्स नंबर और फिक्स फ्रीक्वेंसी। सॉरी, टाइम के हिसाब से जब आप देखोगे, देखो दो रीइंफोर्समेंट के टाइप्स हो जाएंगे आपके। एक होगा फिक्स पैटर्न, फिक्स फ्रीक्वेंसी, फिक्स नंबर पे वन, एंड सेकेंड वन इज फिक्स टाइम ड्यूरेशन पे जो दिया जाएगा आपका। तो हियर इज फिक्स नंबर। तो जब फिक्स नंबर आएगा आपका तो फिक्स इंटरवल हो जाएगा या फिक्स रेशियो होगा या वेरिएबल। वेरिएबल विल नॉट बी द ऑप्शन, ये पहले ही हमने हटा दिया। फिक्स रेशियो या फिक्स इंटरवल। इंटरवल तब होता है जब फिक्स टाइम पे हम वो रीइंफोर्स करते हैं। तो यहाँ पे आपका है कि आप फिक्स नंबर के हिसाब से करो, तो फिक्स नंबर के लिए आपका फिक्स रेशियो शेड्यूल हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन फोर्थ इज द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी विच एम्ड टू स्टडी द अडाप्टिव फंक्शन ऑफ द माइंड। हियर फंक्शन ऑफ द माइंड को कौन स्टडी करता है। फंक्शन ऑफ द माइंड को स्ट्रक्चरलिज्म, जेस्टाल्ट, बिहेवियरिज्म नहीं, functionalism will study the function of your mind. The reduced sensitivity of sense organs to prolonged stimulation is called. ये आपका अगेन सेंसेशन एंड अडाप्टिव से क्वेश्चन है। ये आपका रिड्यूस सेंसिटिविटी कैसे हो जाती है एक ऑर्गन की, प्रोलॉन्ग जब स्टिमुलेटेड होता है वो किसी एक इन्वायरमेंट में, तो वो आपका अडाप्टेशन हो जाता है। डेप्रिवेशन नहीं हो सकता। सेंसरी ओवरलोड इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। Ratio is not the option. So adaptation will be the correct answer for this question. Next है आपका बायोसाइकोलॉजी का क्वेश्चन है, which of the following is not a part of the nervous system? Easy going है, somatic yes, sympathetic yes, symbolic a big no, and central yes. तो correct option आपका हो जाएगा थर्ड। Match the following है आपका list 1 with list 2। तो ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आपका जी फैक्टर थ्योरी किसकी थी, वेल नोन स्पीयरमैन की जी फैक्टर थ्योरी थी। हायरार्किकल थ्योरी किसकी थी, मल्टी फैक्टर थ्योरी किसकी थी, क्यूबिकल मॉडल किसका था। जी फैक्टर थ्योरी आपकी स्पीयरमैन की थी। ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हायरार्किकल थ्योरी आपकी वेरनॉन ने दी थी। मल्टी फैक्टर थ्योरी
आपकी थर्स्टन ने दी थी, और क्यूबिकल मॉडल was known for Guilford. So option third will be the correct answer for this question. Next आपका 8th question is conscious forcing of desires of thought out of consciousness is called. डिज़ायर थॉट आपके फोर्स किए जाएं जब आउट ऑफ कॉन्शियसनेस, तो उसको कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म फ्रॉइड ने आपकी पर्सनालिटी में दिया हुआ है, वहाँ पे पर्सनालिटी चैप्टर में आएगा। क्या वो इनहिबिशन होता है, डिनायल होता है, सप्रेशन होता है या प्रोजेक्शन होता है? तो सप्रेशन आपका जब हम करते हैं, फोर्सिंग ऑफ डिज़ायर करते हैं ऑफ थॉट्स की, डिज़ायर्स या थॉट्स की जब आउट ऑफ कॉन्शियसनेस फोर्सिंग करते हैं, दैट विल बी सप्रेशन ओनली, नॉट डिनायल, नॉर इनहिबिशन, नॉर प्रोजेक्शन, सप्रेशन ओनली। नेक्स्ट, what can be calculated by comparing the performance of those who have obtained very low test scores with those who have obtained very high test scores? स्टैट्स का क्वेश्चन है, रिसर्च का क्वेश्चन है, स्टैट्स एंड रिसर्च पार्ट से आपका ये क्वेश्चन है। इसमें देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैसे कंपेयर करेंगे ऐसी परफॉर्मेंसेस को जिसमें those who have obtained very low test scores with those who have obtained very high test scores. एक सेम टेस्ट परफॉर्म कराया गया है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स से, एंड द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एक बहुत हाई स्कोरर ग्रुप है, एक लो स्कोरर ग्रुप है। हम क्या अप्लाई करेंगे टू गेट टू नो द रिजल्ट्स? हियर ऑप्शंस आर डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, डिफिकल्टी इंडेक्स, आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व एंड आइटम बायस। आइटम बायस नहीं होगा, आइटम बायस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व आपका आइटम के कैरेक्टरिस्टिक्स का कर्व होता है, इससे भी हम हाई परफॉर्मर और लो परफॉर्मर के बीच का डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं। डिफ़िकल्टी इंडेक्स आपकी होती है कि एक सेम क्वेश्चन जिसने ऑप्ट किया है, अगर करेक्ट किया है या इनकरेक्ट किया है, तो वो किसको डिफ़िकल्ट लगा है और किसको डिफ़िकल्ट नहीं लगा है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कितना डिफ़िकल्टी शो कर पा रहा है, ये आपके क्वेश्चन के ऊपर है। ये एक ऑप्शन क्वेश्चन के लिए होता है। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्सेस आपका हाई परफॉर्मर और लो परफॉर्मर इनके बीच का डिफरेंशिएशन करता है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। वी परसीव अ पर्सन्स फेस एज अ होल, जहाँ पे भी होल की बात आती है, अगेन वी ऑल नो कि जेस्चरल साइकोलॉजी का, बट लेट्स रीड द होल क्वेश्चन। एंड नॉट एज अ कलेक्शन ऑफ आईज, नोज, माउथ एक्सेट्रा। जब भी हम किसी इंसान के चेहरे की तरफ देखते हैं तो हम उसकी नाक नहीं देखते, हम उसका चेहरा, उसका मुंह, उसका कान, उसकी आंख अलग अलग नहीं देखते हैं। वो परसीव द फेस एज अ होल आइडेंटिटी, एंटाइटी। तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्या स्कीमा का एग्जाम्पल है, कॉग्निशन का एग्जाम्पल है, ह्यूरिस्टिक्स का एग्जाम्पल है, या जेस्टाल्ट का एग्जाम्पल है? तो हियर जेस्टाल्ट का एग्जाम्पल है ये आपका। अगेन परसेप्शन एंड सेंसेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 is psychological research on everyday human concern reveals that। जब भी हम everyday human concerns पे एक psychological research करते हैं तो वो क्या reveal करता है? Options are such topics are too complex to study, yes. Subjects will not volunteer for research on many topics, no. Common sense beliefs are not always true, yes. Methods used in the other sciences are not relevant to the study of human behavior. So option first and option third will be correct. आंसर की में अगर फर्स्ट ऑप्शन मार्क भी है या फिर थर्ड ऑप्शन भी ऑप्ट किया हुआ है तो वो दोनों को करेक्ट होगा, बिकॉज जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है एवरीडे ह्यूमन बीइंग पे, वो अगर जो हम थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे चैप्टर्स की, रिसर्च की जब हम थ्योरी पढ़ना शुरू करेंगे तो रिसर्च में लिखा हुआ है पूरा चीज़ें, उनको जब हम क्लासेस में करेंगे तो फिर वी गेट द आइडिया। अभी के लिए ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी वी विल डू दिस क्वेश्चन, वी कैन डू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। What do intelligence tests successfully predict? थ्योरी याद करें तो बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जाते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस, नो। द एबिलिटी टू विन प्रेस्टिजियस साइंटिफिक अवार्ड, अ बिग नो। कॉलेज ग्रेड्स एंड हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस नहीं, कॉलेज ग्रेड्स हमारे ये इंटेलिजेंस टेस्ट बताते हैं हमें। तो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 इज Which of the following part of television system is analogous to dendrites? बायोसाइकोलॉजी का क्वेश्चन है। बायोसाइकोलॉजी में जब हम न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो न्यूरॉन्स का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें रिसेप्टर पार्ट जो होता है, जब हम न्यूरॉन देखते हैं
आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, बट अगर आप देखो तो दिस इज योर न्यूरॉन, इफ दिस इज द सेल बॉडी. So these are the dendrites. See, these the receptive part is dendrite. These are axons. Nodes of Renbier's होते हैं यहाँ, Renber होता है यहाँ पे. Sorry, this is the conducting part. These are the parts. So this part, these are the dendrites. तो ये किसकी तरह एनालॉगस हैं, किसको रिजेंबल कर रहे हैं? फ्रॉम द ऑप्शंस, टीवी के ट्रांसमीटर को, टीवी ट्रांसमीटर्स एंटेना को, टीवी सेट के एंटेना को, या टीवी सेट को. तो टीवी सेट का एंटेना, बिकॉज एंटेना इज द रिसेप्टर. एंटेना सैटेलाइट से रिसेप्टर रिसीव करता है, बाकी सारे जितने भी ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं उसको टीवी सेट का एंटेना रिसीव कर रहा होता है. तो दीज आर लाइक रिसेप्टर्स, ये रिसीव कर रहे होते हैं फ्रॉम एडजेसेंट सेल्स. सो टीवी सेट्स एंटेना, सी लाइक सो. ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 इज Raghu was walking along the river when he was bitten by a snake. Okay. Now he is afraid not only of snakes but also of walking near the river. Is an example of normal statement. Raghu was walking across the river and a snake bite him. Now Raghu is not only afraid of snakes but going near the river also. Which kind of learning is this? Which kind of conditioning is this? If we see, this question is from learning chapter. So is this operant conditioning? If we know what operant conditioning is, what classical conditioning is, then we can easily bifurcate that this isn't an operant conditioning. Let's see, is it classical conditioning? Yes. Classical conditioning में क्या होता है? Involuntary responses होते हैं. तो देखो, अनकंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस. नेचुरल आपका जो भी एक स्टिमुलस होता है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, विच इज UCS, अनकंडीशन स्टिमुलस. इसके साथ जो स्टिमुलस के साथ आता है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स आता है. गॉट दैट? ओके, ठीक है. इस स्टिमुलस के साथ जब हम एक कंडीशन स्टिमुलस लगा देते हैं, जैसे पैवलो की स्टडी में जब हम देखें तो खाना एक अनकंडीशन स्टिमुलस था, उसके साथ रिंगिंग ऑफ द बेल, खाने का बर्तन का खड़कना वाज कंडीशनड स्टिमुलस. तो कंडीशन स्टिमुलस क्या जनरेट करता है? कंडीशन स्टिमुलस जनरेट करता है कंडीशनल रिस्पॉन्स. पहले वही खाना अनकंडीशन स्टिमुलस आपका अनकंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट करता था. सेलेवेशन इनिशियली वाज अनकंडीशन रिस्पॉन्स, पर जैसे ही हमने बेल चाइमिंग के साथ, रिंगिंग के साथ, किसी चीज़ की आवाज़ के साथ, बर्तन के खड़कने की आवाज़ के साथ उसको कंडीशन कर दिया, इस सेम अनकंडीशन स्टिमुलस को कंडीशन स्टिमुलस बना दिया, तो जो रिस्पॉन्स आया वो कंडीशन रिस्पॉन्स आने लगा. क्योंकि अब खाने की साइट से ही नहीं, बेल की चाइमिंग से, बेल चाइम करने से, रिंगिंग होने से भी अब सेलाइवेशन स्टार्ट हो जाता था. पैवलो के डॉग का एक्सपेरिमेंट जो था उसमें. तो हियर दीज 4 टर्म्स आर क्लियर बाय नाउ, आई गेस. तो रघु वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर when he was bitten by a snake. Walking by the river, Raghu was walking by the river, it was just unconditioned stimulus. But snake bitten, snake का bite करना was conditioned stimulus हो गया यहाँ पे. अब कंडीशन स्टिमुलस के साथ कंडीशन रिस्पॉन्स आएंगे कि रघु अब वहाँ जाना नहीं पसंद करेगा, नदी के किनारे या नदी के आसपास कहीं भी. तो इट्स क्लासिकल कंडीशनिंग. बट जब हम ऑप्शन देखते हैं और एनटीए के आंसर की में देखते हैं तो वहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग भी दिया हुआ है. इसका if any explanation you guys are having then please comment it down, I will definitely read it. but अभी तक मुझे ऑपरेंट कंडीशनिंग की इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आई है. सो क्लासिकल कंडीशनिंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. इफ़ यू चूज क्लासिकल कंडीशनिंग ऑप्शन सेकंड, ये भी सही है. ऑपरेंट कंडीशनिंग ये भी सही है अकॉर्डिंग टू एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आंसर की दी हुई है. बट classical conditioning is most suitable for this question. Next, brain's interpretation of neural impulse from receptors define. Okay, again from biopsychology का question है, neural pathways और neurons का question है. तो brain's interpretation neural impulse from the receptor, perception and sensation का question है ये.
तो न्यूरल इम्पल्स रिसेप्टर से interpret what sensation is just sensing environmental stimuli, but perception is interpretation of that sensations. So interpretation here is perception. Okay, it's not sensation, it's not memory, it's not stimulation, it's just perception, because the word interpretation is already here. Next is match the following है आपका, थियोरीज दी हुई हैं, पर्सनालिटी की थियोरीज और डेवलपमेंट की थियोरीज है कुछ कुछ. विल मैच इट. साइकोसेक्सुअल पर्सपेक्टिव अगेन विल गो विद फ्रॉइड. देन ए का थर्ड, आपको ऑप्शन फोर्थ पहले ही मिल गया, देन बट अभी देख लेते हैं. सोशल साइको सोशल थियोरी जो थी वो हमारे एरिक्सन की थी. 8 स्टेजेस थी इनकी. मोरल डेवलपमेंट हमारी कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट, इनकी टोटल 3 स्टेजेस थी, उसके अंदर बाइफर्केटेड थी 2-2 स्टेजेस. देन कॉग्निटिव डेजोनेंस सोशल साइकोलॉजी का एक टॉपिक है, फेस्टिंजर की ये थ्योरी थी. तो ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, पर्सनालिटी इज फिक्स्ड इन अर्ली ईयर्स. इट्स फिक्स्ड in early years of life and subject to little change thereafter. This view is, when we see personality theorists उनकी theories देखेंगे तो we'll see कि फ्रॉइड was the one जिन्होंने बोला कि पर्सनालिटी जो है वो अर्ली ईयर में ही फिक्स हो जाती है, वो चेंज नहीं होती है. तो हियर द ओके, फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट था कि पर्सनालिटी फिक्स हो जाती है, चेंज नहीं होती है आपस में. बट जब हम पर्सपेक्टिव्स की बात करेंगे, साइकोलॉजी में पर्सनालिटी की जो पर्सपेक्टिव्स आए हैं उनमें कैसे पर्सनालिटी चेंज नहीं होती है, तो ये आपके यहाँ पे सारे व्यूज़ दिए हुए हैं. इंटरेक्शनिज्म में क्या होगा, जैसे ही हम किसी और से इंटरेक्ट करेंगे हम चेंज होंगे, हम कुछ लर्न करेंगे, हम इवॉल्व होंगे. कल्चरल बैकग्राउंड में अपने कल्चर से सीखते हैं. जेंटलमैन, ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट है. इसमें कुछ रूल्स होते थे इन लोगों के. उसमें ये रूल्स ये हुआ करते थे कि ये दीज गाइज बिलीव इन यूनिटी एंड ह्यूमिलिटी. तो इसमें क्या होता था कि दे हैव सम अनसेड एंड अनरिटन रूल्स की कोई भी बहुत किसी को कुछ समझा नहीं सकता है, बिकॉज एवरीवन इज इक्वल. कोई किसी से अपने आप को सुपीरियर नहीं मान सकता है, बिकॉज एवरीवन इज इक्वल. तो दिस व्यू पॉइंट इज जेंटलमैन. इसमें बोला गया था कि एवरीवन इज इक्वल, एंड ये ऐसा एक पर्सपेक्टिव, ऐसा एक बिलीव था. सो हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म जो है वो आपका, इट सेज की पर्सनालिटी फिक्स हो जाती है अर्ली ईयर्स में ही, और वेरी लिटिल सब्जेक्ट टू वेरी लिटिल चेंजेस. और अगर ऐसा किसी थ्योरी के बारे में भी पूछेगा कि फ्रॉइड ने बोला था, किसने बोला था, तो फ्रॉइड ने भी अपने साइकोसेक्सुअल थ्योरी में यही बात की थी, साइको एनालिटिक्स की थ्योरी में यही बात की थी. द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्चुअल सेट कम्स आउट ऑफ विच अप्रोच टू परसेप्चुअल प्रोसेसिंग. ओके, परसेप्चुअल सेट की बात कर रहे हैं कि ये किस अप्रोच से आता है निकल के. ऑप्शंस हम देखेंगे जब तो ये डेटा ड्रिवन है, नो. परसेप्चुअल सेट की बात कर रहा है, क्या ये डेटा ड्रिवन है, नो. क्या ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थॉट में आता है, या बॉटम अप है, या डायरेक्ट है. तो जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट थॉट को देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि जो परसेप्चुअल सेट है और ये परसेप्चुअल प्रोसेसिंग, ये हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट परसेप्चुअल प्रोसेसिंग से आता है. तो हियर हम ऑप्शन को भी एलिमिनेट ऑफ करके और आंसर कर सकते थे, इट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट पार्ट ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ ह्यूमन ब्रेन. बायोसाइकोलॉजी का क्वेश्चन है. जब हम सेंट्रल ब्रेन को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं, सॉरी आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, लेट्स नॉट डू ट्राई ड्राइंग. तो आपके सेंट्रल कोर में क्या नहीं आता है, द क्वेश्चन आस्क्स. तो मेड्यूला टेम्पो, ओके, जब हम लोब्स की बात करते हैं, आपके 4 लोब्स होते हैं, पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल. टेम्पोरल्स आर दीज, फ्रंटल आर दीज, पैराइटल आर दीज, एंड ऑक्सीपिटल आर दीज बैक, जो आपके हाइंड पे होते हैं. तो टेम्पोरल लोब इज ऑन द साइड लाइन्स, तो दिस कैन नॉट बी इन द सेंटर ऑफ योर सेंट्रल कोर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. सो हियर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर. अगेन मैच द फॉलोइंग है आपका यहाँ पे. ये अगेन डिफेंस मैकेनिज्म पे सारी है कि रिप्रेशन, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, किसका बेसिक नेचर क्या है. ओके, रिप्रेशन, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट. रिप्रेशन आपका होता है फॉरगेटिंग अनएक्सेप्टेबल थॉट्स एंड इम्पल्सेस. रिग्रेशन होता है रिट्रीटिंग टू अर्लियर पीरियड ऑफ लाइफ. जब भी कोई डिफेंस मैकेनिज्म रिग्रेशन का यूज़ करता है तो वो अपने अर्लियर लाइफ में रिट्रीट कर जाता है.
अर्लियर पीरियड ऑफ द लाइफ, लाइक बहुत बड़े बड़े लोग बच्चों जैसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं, तो दीज आर डिफेंस मैकेनिज्म. सो बी इज फर्स्ट. Option 4th will be the correct option, but we'll do this. So repression is redirecting an immune response from a dangerous to a safer one. Okay. हाँ, डिस्प्लेसमेंट हो गया, आपका ये हो गया, ठीक है. थर्ड का है, डी का थर्ड है. डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं कि डिस्प्लेस कर देते हैं. ऑफिस में बॉस ने डांट दिया तो घर आके हम अपने बच्चों पर डांट कर देते हैं, बच्चों को डांट देते हैं. तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, कि हम रीडायरेक्ट कर देते हैं इमोशनल रिस्पॉन्स को फ्रॉम डेंजरस ऑब्जेक्ट टू सेफर वन. बॉस को डांट नहीं सकते क्योंकि वो हायर अथॉरिटी में, तो हम घर आके उस इमोशन को डिस्चार्ज करते हैं बच्चों के ऊपर, जो कि सेफर वन है, सेफर साइड्स है हमारी. तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट. प्रोजेक्शन इज अगेन ट्रांसफरिंग अनएक्सेप्टेबल मोटिव्स और इम्पल्सेस टू अदर्स. इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है, मेरी लाइफ खराब इसकी वजह से हुई. दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म विच वी यूज, नोन एज प्रोजेक्शन. देन रिग्रेशन, विन्यू, हम बड़े लोग बच्चों जैसा बिहेव करने लगते हैं इस डिफेंस मैकेनिज्म में. एंड रिप्रेशन में वी फॉरगेट अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और इम्पल्सेस. वी ट्राई टू फॉरगेट कि ऐसा हुआ ही नहीं था, भूल जाते हैं, हम बात ही नहीं करते उस थॉट, उस जो भी पेनफुल थॉट है उसके बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसीविंग अ टेक्स्ट एज अ वर्ड ऑन अ पेज रेदर देन एज अ ब्लैक एंड वाइट पीस ऑफ पेपर. ओके, इसका एग्जाम्पल है कि इस ब्लैक जो आपका स्मार्ट बोर्ड है, इस पे these yellow color के written words you perceive them as words not as background. तो ये क्या होता है आपका जेस्टाल्ट का एक, जेस्टाल्ट की जो भी थ्योरीज हैं उनमें है. तो कॉन्टिग्यूटी होता है टाइम रिलेटेड, इसमें टाइम आता है हमेशा, जो कि 25 वाले क्वेश्चन में हमारे कॉन्टिग्यूटी का क्वेश्चन, स्टेटमेंट तो कॉन्टिग्यूटी का था बट ऑप्शन में कॉन्टिग्यूटी कहीं था ही नहीं, तो उसमें प्रॉक्सिमिटी और ये करना पड़ा हमें. परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी नो, सिमिलैरिटी नहीं. फिगर ग्राउंड होता है, फिगर एंड ग्राउंड का जो हमारे पास होता है जेस्टाल्ट में, दिस इज फॉर, हम ब्लैक एंड वाइट पीस ऑफ पेपर को इस प्रिंसिपल से सी करते हैं कि अगर ब्लैक बैकग्राउंड है तो वाइट से कुछ लिखा है तो हम उसको वर्ड्स देखते हैं, ना कि बैकग्राउंड देख लेते हैं. इट्स फिगर ग्राउंड. जेस्टाल्ट थियोरीज पढ़ेंगे, जेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, उसमें सारे प्रिंसिपल्स आएंगे, विल डिस्कस देम लेटर. अभी ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Next question is, a basketball player who is ready to shoot a free throw and is not distracted by the sight of the crowd is demonstrating. Usually basketball या फिर कोई भी गेम हो रहा है तो चारों तरफ की जो crowd होती है, they were shouting, they are thrilled, overwhelmed. तो if there is a scene कि the basketball player who is ready to shoot and is not getting distracted by the sound of the others, the sound of the crowd, वो क्या शो करता है इसमें से? Sensory overload? नहीं. Selective attention? Yes, because he is selectively attaining to his goal and the goal is to shoot. And then rehearsal? No, rehearsal नहीं है. Relaxation नहीं है, relaxation नहीं है. तो selective attention is the correct answer for this question. Next है आपकी बेक की cognitive behavior theory. ये same question 25 में भी आया हुआ है. Options में थोड़ा बहुत इधर उधर है but questions approximately same है. तो cognitive behavior therapy proposed by Beck is the following trajectory of illness. क्या illness होता है? देखो, कुछ भी होगा जब भी आप थ्योरी कुछ भी ये होता है तो डिप्रेशन, यानी कि जो भी आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी अगर तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन अगर तो डिप्रेशन, वो एकदम आखिर में आएगा. किसी चीज़ से शुरू होगा तो किसी थॉट से शुरू होगा, किसी इलॉजिकल आइडिया से शुरू होगा और वो डिप्रेशन बन जाएगा. तो डिप्रेशन इज एंड ऑफ द थिंग. तो डिप्रेशन विल बी द लास्ट. अगर यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है तो ये सही है. इसमें हम ऑप्शंस देख लेते हैं आपके क्या. सबसे पहले कोई इलॉजिकल आइडिया आएगा जब हम सेटबैक्स को ओवर जनरलाइज कर देंगे. देन आपका कोई नेगेटिव इफेक्ट आएगा, इलॉजिकल आइडिया से एक नेगेटिव इफेक्ट जनरेट होगा एंड देन वो इफेक्ट नेगेटिव बिहेवियर में आपके शो होने लगेगा. पहले आप सिर्फ सोचेंगे, फिर आप उसके तरीके से एक्शन करने लगेंगे और वो आपके बिहेवियर में आ जाएगा एंड देन यू गॉट डिप्रेस्ड. तो डिप्रेशन इज द लास्ट. सो ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगेन लर्निंग का क्वेश्चन है. B.F. स्किनर, द बेसिक मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर इज. B.F. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बात की थी, अगर हम याद करें लर्निंग के चैप्टर से, तो क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पैवलो ने बात की थी.
ऑपरेंट कंडीशनिंग, BF स्किनर ने बात की थी इस पे, तो उन्होंने पनिशमेंट की बात भी की थी, रीइंफोर्समेंट की बात भी की थी, बट what he said is, if we have to see the basic mechanism of controlling human behavior, then it should not be punishment, it should be reinforcement. Okay, ठीक है. Next question 25 is, if you look up the address of a person you have never visited before and 3 minutes later no longer remember the address, you should conclude that the information was probably held in. memory chapter से आपका question है, अगर आपने किसी का address याद किया और वो just you forgot that address, तो आपकी कौन सी memory में stored था? procedural, no. procedural memory आपकी procedures पे depend करती है, like आपको shoelace बांधना है तो आप कौन सी memory पर rely करोगे? वो होगी आपकी procedural memory. शॉर्ट टर्म मेमोरी, यस, ये आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाएगा मेमोरी, तभी वो इतना जल्दी, क्योंकि आपने रिहर्सल नहीं किया तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो बहुत जल्दी 30 सेकेंड्स तक भूल जाती है. लॉन्ग टर्म मेमोरी में मेंटेन रिहर्सल से जाती हैं मेमोरीज, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं है. स्कीमा इज नॉट, ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, तो ऑप्शन सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी मोस्ट इंटरेस्ट टू अ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट? ओके, हियर आर द ऑप्शंस, वी हैव टू चूज वन, और MSQ काइंड ऑफ है, इसमें से एक या कुछ भी सही हो सकते हैं. तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट रिलाई करते किस पे हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के टॉपिक्स क्या होते हैं. कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम लर्निंग, परसेप्शन, मेमोरी, दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स को पढ़ते हैं. अभी इन ऑप्शंस में विल चेक कि कौन सी ऐसा स्टेटमेंट है जिनमें ये सारे ऑप्शंस और ये सारे जो पर्सपेक्टिव हैं ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी वो नहीं हमारे सेट हो रहे हैं. सो how is the unconscious represent in the dreams? No, because unconscious पे personality already discuss करता है, unconscious के बारे में cognitive discuss नहीं करता है, तो option D will not be the answer. What mechanisms are evoked in hunger? नहीं, बायोसाइकोलॉजी और no, इसमें आपकी ये बात हो जाती है, तो हंगर का भी स्टडी कॉग्निटिव साइकोलॉजी नहीं करता है बिल्कुल भी. आर इंट्रोवर्टेड पीपल, इंट्रोवर्ट पीपल मतलब इंट्रोवर्ट इज अ पर्सनालिटी टाइप, पर्सनालिटी टाइप की बात है तो पर्सनालिटी में ही इसकी स्टडी की जाएगी. ओके, अच्छा, तो हाउ डज अ चाइल्ड अक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ कलर? कलर के कॉन्सेप्ट को अब एक बच्चा कैसे अक्वायर करता है? हेयर लर्निंग इन्वॉल्व होगी, मेमोरी इन्वॉल्व होगी, कॉग्निशन इन्वॉल्व होगा, परसेप्शन इन्वॉल्व होगा. सो दिस इज अ होलसम टॉपिक फॉर कॉग्निटिव साइकोलॉजी. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी विल टेक इंटरेस्ट इन दिस. So option A. So option first will be the correct answer. Next, which of the following is a true difference between learning and performance? Learning and performance. Learning chapter खोलते ही learning chapter के पहले पेज पे सिजरली के जब हम देखते हैं तो there is this statement. What is learning? It's very easy to say. What we learn is learning. So learning is permanent basically. What we learn stores somewhere in our memory, in our brain. कुछ भी लर्न करते हैं हम, कुछ भी नया सीखते हैं, कुछ भी नई बात होती है, कुछ भी नई चीज़ होती है, वो स्टोर हो जाती है हमारी मेमोरी में कहीं ना कहीं. सो लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट एंड परफॉर्मेंस. ओके, विल चेक द ऑप्शंस. लर्निंग इज ऑब्जर्वेबल, परफॉर्मेंस इज नॉट. लर्निंग इज परमानेंट एज कम्पेयर टू परफॉर्मेंस. येस, लर्निंग कैन बी मेजर डायरेक्टली. वॉट वी लर्न टुडे हम इसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, टेस्ट वेस्ट दे करके कुछ भी मेजर कर लें, जैसे भी मेजर करें. परफॉर्मेंस मस्ट बी इन्फर्ड. ओके, ये भी कुछ करेक्ट ऑप्शन है. लर्निंग इज ईजियर टू चेंज एंड परफॉर्मेंस. ओके, ऑप्शन बी. बी ओनली भी हो सकता है इसका आंसर, बी एंड सी भी हो सकता है. तो सेकेंड एंड थर्ड वट एवर यू वॉन्ट टू गो विद यू कैन गो. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेरेंट हु फेल्स टू सेट फर्म लिमिट्स. ओके, there are different type of parenting styles we have. It's authoritarian, authoritative, permissive, indulgence, these kind of personality parenting styles we have. So here is the question is, a parent who failed to set firm limit on age appropriate behavior required for a young child would be using which parenting style? Who failed is permissive. The parenting style who fails, जो भी कुछ भी एक बच्चे के ऊपर एक राइट अथॉरिटी सेट करने में फेल हो जाता है, वो परमिसिव काइंड ऑफ पेरेंट होता है. अथॉरिटेरियन क्या होता है, अथॉरिटेटिव क्या होता है, डिसिप्लिनरी क्या होता है. अथॉरिटेटिव में क्या होता है और अथॉरिटेरियन में क्या होता है. अथॉरिटेटिव में पेरेंट आपको समझाता भी है, एक स्ट्रिक्ट रूल भी रखता है और आपको हल्की सी छूट भी देता है अपने काम करने के लिए, विच इज़ नॉट वेरी स्ट्रिक्ट
एंड नॉट वेरी लूज ऑल्सो, वो मिक्स होता है, वो प्रॉपर एक अच्छी गाइडेंस होती है पेरेंटिंग की। नेक्स्ट आपके होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, खेलने की परमिशन नहीं है, बहुत चीज़ें करने की परमिशन नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपके ऊपर रूल्स फॉलो किए गए, कुछ भी अगर गलत हो गया तो आपसे बिना किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन मांगे आपके ऊपर रूल्स सेट कर दिए जा रहे हैं। तो ये आपकी अथॉरिटेरियन काइंड ऑफ पेरेंटिंग हो जाती है। डिसिप्लिनरी भी डिसिप्लिन मेंटेन करके रख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन चैप्टर से क्वेश्चन है, ड्राइव थ्योरी, अराउजल थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी। ड्राइव थ्योरी क्या होती है? ड्राइव थ्योरी में वी हैव सम बायोलॉजिकल नीड्स, वो बायोलॉजिकल नीड्स को रिड्यूस करने के लिए पीपल सीक टू रिड्यूस द स्टेट ऑफ अराउजल। सो ड्राइव थ्योरी जो है आपकी बायोलॉजिकल नीड्स, अनप्लीजेंट स्टेट ऑफ अराउजल पीपल सीक टू रिड्यूस दिस। ए हेयर थर्ड आपको मिल गया, बट वील सी कि अदर ऑप्शंस को भी मैच करके चेक कर लें। बी आपकी अराउजल थ्योरी है। अराउजल थ्योरी में क्या होता है कि देयर इज अ जनरल लेवल ऑफ एक्टिवनेस वेरीज थ्रू आउट द डे विच कैन मोटिवेट मेनी फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में बिहेवियर इज पुल्ड बाई एक्सपेक्टेशन ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स, एंड गोल सेटिंग थ्योरी में वी हैव setting specific and challenging but attainable aims and objectives. So here motivation ki these four theories are clear, I guess. Next question, you are walking through a forest, a bear jump out at you, the nervous system that immediately called into play is the sudden, बहुत ही जो fear की situation में जो nervous system activate होता है वो होता है sympathetic nervous system. Factual data पे question है। Next question है, Ravi believes that experiences throughout his life continually change his personality. Which theorist would probably not agree with? It's not agree with. What he thinks that his behavior is continuously in change. So which theorist will not believe this? Here is Sigmund Freud, because he stated that हमारी personality जो है वो initial days में ही fix हो जाती है, it will not go any further on changes में. So Sigmund Freud will be the answer here. Next आपका stress से है, गैस मॉडल का क्वेश्चन है, GAS 25 में भी इससे आई गेस एक क्वेश्चन आया था, अभी 24 का क्वेश्चन है आपका कि फाइनल स्टेज क्या होती है? फाइनल स्टेज होती है आपकी एग्जॉशन। गैस की फाइनल स्टेज एग्जॉशन होती है, इसका एक पूरा ग्राफ होता है, जब हम देखेंगे तो पूरा देखेंगे। A sudden and extreme disturbance of memory in which individual wander off, the word wander off है यहाँ पे देखो, adopt a new identity, second clue, and unable to recall their own past. इसमें देखो 3 क्लू दिया हुआ है, wander off, न्यू आइडेंटिटी अडॉप्ट करना और अपने ही पास्ट को भूल जाना। द ऑप्शंस आर वेरी कंफ्यूजिंग। डिसोसिएटिव एमनीजिया में भी ऐसा होता है कि हम अपना पास्ट भूल जाते हैं लेकिन वॉन्डर ऑफ नहीं करते हैं, सो इट विल नॉट बी द आंसर। हाइपोकॉन्ड्रियासिस इज अगेन, हाइपोकॉन्ड्रियासिस में हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं अपने बीमारियों को लेकर के। कन्वर्जन डिसऑर्डर ये भी नहीं होगा, क्योंकि कन्वर्जन डिसऑर्डर में ऐसा होता है कि विदाउट एनी फिजिकल इंजरी यू विल फील द पेन, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिसोसिएटिव फज, दिस वर्ड फज इटसेल्फ मीन्स वैंडर ऑफ, इससे भी हम रिलेट कर सकते थे, बट हियर डिसोसिएटिव फज में होता है कि वो पर्सन सडनली किसी दिन अपना घर छोड़ के कहीं चले जाते हैं, एक नई आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लेते हैं और अपना सारा पास्ट भूल जाते हैं। तो हियर डिसोसिएटिव फज इज द आंसर। एज अ साइंस, which of the following does psychology use as its primary source of information? प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए what psychology use? So कॉमन सेंस नहीं, कॉमन सेंस पे नहीं बिलीव करता। सिस्टमेटिकली कलेक्टेड डेटा यस। इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, ये भी सेम ही हो गया कि ऑब्जर्वेशन से। ले पर्सन ओपिनियंस पे भी नहीं करता है, इट्स सिस्टमेटिक कलेक्टेड डेटाज पे दे बिलीव्ड। द मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी दैट मस्ट प्रेजेंट फॉर विजन इज कॉल्ड, मिनिमम अमाउंट की एनर्जी किसी भी चीज़ को करने की, वो थ्रेशोल्ड होता है किसी भी चीज़ का। एनर्जी में भी, एटम्स में भी, जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो वो भी एक थ्रेशोल्ड होता है हमारे पास कि कितने से लाइट स्पार्क करेगी तो क्या होगा। सो इट्स एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी दैट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर अ विजन। एक बहुत डिम लाइट जिसमें हम देख सकें बस कोई चीज़, बहुत
ब्राइट हाई ब्राइटनेस की लाइट नहीं, एक मिनिमम लाइट ब्राइटनेस की लाइट जिसमें हम देख सकें, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन बीने इंटेलिजेंस टेस्ट. बीने इंटेलिजेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो कल्चर फेयर नहीं था, बट वहाँ पे कलर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं था. ये कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं यहाँ पे इंक्लूडेड था, बाकी सब था. वोकैबुलरी की साइज एंड फ्लुएंसी था, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन था, फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स की नेमिंग भी था. कलर डिस्क्रिमिनेशन बीने की इंटेलिजेंस टेस्ट में कहीं भी नहीं था. द पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल विच इज आइरिस. कॉर्निया इज द बिल्कुल आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई. रेटिना जहाँ पे हमारी रेज जाती हैं और वो एक पिक्चर का फॉर्मेशन करने के लिए वहाँ से ऑप्टिक रेंज निकलते हैं, वो भी नहीं है. लेंस भी नहीं है. तो आइरिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आइरिस कंट्रोल्स प्यूपिल के डायलेशन, प्यूपिल के जितनी भी साइज होती है उनको आइरिस कंट्रोल करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनिका's therapist asked her to invent a story for each several pictures hanging on the office wall. The pictures are snapshot. See, the clue here is a story. Okay, the pictures are snapshot of people and having no obvious meaning. This therapist technique is most similar to that used in Rorschach ink blot test में क्या होता है कि we have blots of ink के blots होते हैं. These are fixed blots. कोई भी ब्लॉट हम नहीं दे सकते हैं, तो इंक ब्लॉट टेस्ट नहीं होगा. MMPI में वी हैव क्वेश्चनर के फॉर्म में पूरा मिनीसोटा मल्टीफेजिक इन्वेंटरी इसका फुल फॉर्म है. MMPI भी नहीं है. टैट में थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, इसमें होता है कि हमारे पास कुछ ग्राफ्स होते हैं, कुछ स्टोरीज बनाने के लिए हमारे पास कुछ पोर्ट्रेट्स होते हैं. वी गिव इट टू द पार्टिसिपेंट्स और उनसे हम बोलते हैं एक स्टोरी फॉर्म करने के लिए ऑन द सेम जो हमने फोटोग्राफ उनको दी हुई है. तो हियर दिस रिजेंबल्स टैट. तो जो द थेरेपिस्ट ने यूज़ किया है यहाँ पे वो टैट का एक फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है. कैम्पबेल इंटरेस्ट इन्वेंट्री ये भी नहीं है, CII भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट द अक्यूमुलेशन ऑफ अबिलिटीज गेन्ड थ्रू फॉर्म. अक्यूमुलेशन ऑफ अबिलिटीज की बात कर रहा है. क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस हो जाएगा. फ्लूइड इंटेलिजेंस इज कॉन्स्टेंटली व्हाट वी आर लर्निंग. इट्स नॉट वी आर लर्निंग, सो इट्स नॉट फ्लूइड. क्रिस्टलाइज क्योंकि हमने उसको एक्यूमुलेट कर लिया ऑलरेडी एंड नाउ वी आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू दिस. सेंसरी मोटर भी नहीं है, फॉर्मल भी नहीं है. Next question is you weekly visit your psychoanalyst, begins with instructions to say whatever comes into your mind. You visited to your psychologist and he started just with the statement that feel free. आप जो भी फील फ्री कर, बिल्कुल आराम से बात करिए, बिल्कुल फ्री होकर बात करिए. ये कौन सा टेक्निक है साइको एनालिस्ट का? इट्स फ्री एसोसिएशन. वर्ड से ही क्लियर है कि फ्री एसोसिएशन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. व्हेन लिबिडो इज अटैच्ड टू और इन्वेस्टेड इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज. ओके, फर्स्ट व्हाट इज लिबिडो? सो लिबिडो इज अ साइकिक एनर्जी. लिबिडो इज अ साइकिक एनर्जी एंड व्हेन इट ट्रांसफर्स इनटू एन ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ से अटैच हो जाती है या इन्वेस्ट हो जाती है किसी एक ऑब्जेक्ट में, तो एक कैथैक्सिस हो जाता है. द टू टर्म्स हियर आर कैथारसिस एंड कैथैक्सिस. कैथारसिस इज व्हेन वी बर्स्ट आउट ऑफ इमोशन, व्हेन वी क्राई अ लॉट, व्हेन वी स्क्रीम इज कैथारसिस. कैथैक्सिस इज अ डिफरेंट फिनोमेना. हियर वी शिफ्ट आवर एनर्जी, वी शिफ्ट द लिबिडो. तो वो एक इंटरेस्ट के काम में वो लिबिडो का शिफ्ट हो जाता है. तो हियर व्हेन लिबिडो का शिफ्ट होता है तो वो होता है कैथैक्सिस. Ego ideal is different thing, anxiety is different thing, catharsis we just studied, cathexis is the option, so option third will be the correct answer for this question. Next है the behavior of avoiding noxious stimuli by responder is called. Noxious means unpleasant stimuli जो होता है उसको. So this is avoidance learning. बिल्कुल clear है कि avoid कर रहा है noxious stimulus को, avoidance learning है इसका आंसर. नेक्स्ट है आपका कि अ चाइल्ड हुज एक्शंस आर मोटिवेटेड बाय अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट शोज विच लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट. मोरल डेवलपमेंट की बात जब कोलबर्ग ने की थी तो उसमें उन्होंने स्टेजेस दी थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल. तो
जब इनिशियल स्टेज में बच्चा होता है, बहुत बेसिक लर्निंग स्टेज में, जब बच्चे का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, बहुत छोटा बच्चा होता है 1-2 साल का, वो कैसे अवॉइड करता है किसी चीज़ को, सिर्फ इस वजह से कि ये काम करने पे मुझे पनिशमेंट मिली है तो वो ये काम को अवॉइड कर देगा, ये काम करने पे मुझे रीइंफोर्स किया जा रहा है, मुझे अवार्ड दिया जा रहा है, मुझे रिवॉर्ड किया जा रहा है, तो वो उस काम को करता है। तो ये कौन सी मोरल स्टेज होती है अकॉर्डिंग टू कोलबर? ये आपकी प्री कन्वेंशनल मोरल डेवलपमेंट की स्टेज होती है, जिसमें बच्चा पनिशमेंट से सीखता है कि जिस काम के लिए मार पड़ गई वो काम नहीं करना है, दिस इज़ नॉट मोरल बिकॉज इसके लिए मार पड़ गई है। जिस काम के लिए मार नहीं पड़ रही है, लोग हंस रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो काम करना है क्योंकि वो मोरल है। तो यहाँ बच्चा मोरालिटी कैसे डिफाइन करता है? थ्रू पनिशमेंट ओनली, कि पेरेंट ने, नेबर्स ने किस बात के लिए पनिश किया, किस बात के लिए डांट लगाई। तो दिस इज़ प्री कन्वेंशनल। फिर धीरे धीरे मोरालिटी की डेफिनेशन बदलती जाती है। थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, फिर चीज़ें लेने देने के, कैसे कोई अगर मुझे कुछ दे रहा है तभी मैं उसे कुछ वापस दूंगा, ये मोरालिटी हो जाती है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो सोचता है कि जो लॉज बना दिए गए हैं उनको हमको फॉलो करना है, ये मोरालिटी है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर ओल्ड एज में जाता है, फिर वो मोरालिटी को कैसे डिफाइन करता है, ये सारी स्टेजेस में बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है। सो हियर प्री कन्वेंशनल इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारुल रिमेंबर्स थिंग फ्रॉम द पास्ट वेरी वेल। पास्ट की थिंग्स बहुत अच्छे से याद है, बट कैन नॉट इनकॉर्पोरेट प्रेजेंट इवेंट्स इनटू हर मेमोरी। सो हियर देखो, रेट्रोग्रेड एमनीशिया, दीज आर इंटरफेरेंसेस। यहाँ पे एक मेमोरी दूसरी मेमोरी के बीच में इंटरफियर करती है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कौन से पास्ट इवेंट्स तो उसको अच्छे से याद है, प्रेजेंट इवेंट याद ही नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे इंटरफेरेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एमनीजिया की ही बात हो रही है। तो इट्स एंटेरोग्रेड एमनीजिया। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। एंटेरोग्रेड एमनीजिया में क्या होता है, नई चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं, पास्ट की चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। एंटेरोग्रेड एमनीजिया मीन्स द प्रॉब्लम इज इन न्यू मेमोरी। एंटेरो मीन्स कोई नई चीज़ याद करने में दिक्कत। ये रेट्रोग्रेड अगर एमनीजिया होता तो यहाँ पे होता कि उसको नई चीज़ें अभी की सब याद हो जा रही हैं, पुरानी चीज़ें भूल जा रही है, पुरानी चीज़ें याद नहीं आ रही है। पुरानी चीज़ें याद नहीं आती तो वो रेट्रोग्रेड एमनीजिया होता। नई चीज़ें नहीं याद कर पा रही है तो ये एंटेरोग्रेड एमनीजिया है। इंटरफेरेंस में भी प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव होता है, विल डिस्कस जब वो उसका मेमोरी का लेक्चर आएगा। यहाँ पे एंटेरोग्रेड और रेट्रोग्रेड बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज assigning test conditions to one group of participant while keeping others as neutral to the test effect of variable under study is a practice in research. The group not assigned to condition would be known as, हम जब ग्रुप्स रिसर्च करते हैं तो उसमें 2 ग्रुप बनाते हैं, एक जिनको हम वो रिसर्च कंडीशंस में रखते हैं, एक जिनको हम उन रिसर्च कंडीशंस को नहीं फॉलो कराते हैं। वो रिसर्च कंडीशंस के बारे में पूछ रहे हैं कि वो जो दूसरी है, जिनको हम नहीं दे रहे हैं वो सारे रिसर्च, जिनको हम वो नहीं फॉलो करा रहे हैं वो सारे रूटीन्स, वो उनको क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। कंट्रोल ग्रुप्स आर न्यूट्रल ग्रुप्स और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स आर जिन पे हम एक्चुअली रिसर्च कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस इन अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ओके, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है आपका? प्रेजेंट पॉपुलेशन डिसाइड्स ऑन सैम्पल सेलेक्ट एन केस रैंडमली। ओके, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। डिटरमाइन द साइज ऑफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन, डिसाइड्स ऑन सैम्पलिंग साइज, आइडेंटिफाई सैम्पलिंग यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं सैम्पल साइज को अपने, फिर डिटरमाइन करते हैं कि साइज ऑफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, और सेलेक्ट n केसेस रैंडमली विद द हेल्प ऑफ फिश बोल मेथड्स, आइडेंटिफाई सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन। तो सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद हम केस को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, एंड देन हम डिटरमाइन द साइज ऑफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन। ओके, बी then identify sampling units and decide on the sampling size. Identify the sampling units and decide on the sampling size. Then decide on the sampling size. जब decide कर लेते हैं तो हम select करते हैं randomly. So option second will be the correct answer for this question. नेक्स्ट है आपका मेमोरी का क्वेश्चन है। मेमोरी के क्वेश्चन में आपके पूछा हुआ है कि कौन से टाइप की मेमोरी के लिए क्या स्टेटमेंट सही है। प्रोसीजरल मेमोरी आपकी क्या होती है?
मेमोरी ऑफ राइडिंग अ बाइसिकल, ए, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट, बाकी के ऑप्शंस मैच करते हैं। बी आपका बोल रहा है सेंसरी मेमोरी क्या होता है। सेंसरी मेमोरी आपका होता है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए सेंसरी मेमोरी होता है। सीमेंटिक मेमोरी आपका क्या होता है, और एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है। एपिसोडिक मेमोरी हमेशा हमारे कोई इवेंट के लिए एक मेमोरी होती है, और सीमेंटिक मेमोरी जब हम किसी मेमोरी को मीनिंग दे देते हैं तो वो बहुत ही डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में चला जाता है, तो डीपेस्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग हमारी सीमेंटिक मेमोरी की हो जाती है। तो ऑप्शन फोर्थ हियर इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज कॉमन सिम्टम ऑफ न्यूरोसिस। एक टर्म होता है न्यूरोसिस, एक होता है साइकोसिस। न्यूरोसिस और साइकोसिस में क्या होता है, हमारा प्रेजेंट से लॉस ऑफ कांटेक्ट हो जाता है, हम प्रेजेंट से ही कांटेक्ट हमारा खत्म हो जाता है। न्यूरोसिस में ऐसा नहीं होता है, न्यूरोसिस में रियलिटी से कांटेक्ट नहीं खत्म होता है। हाई एंग्जाइटी, इमोरल बिहेवियर और हेलुसिनेशन, नहीं हेलुसिनेशन भी नहीं होता, इमोरल बिहेवियर में होता है हाई एंग्जाइटी। न्यूरोसिस इज very commonly defined by high anxiety, और these are the psychosis के symptoms। psychosis में जब हम reality से contact खो देते हैं, hallucinate हो जाते हैं basically, या फिर immoral behaviors cause करने लगते हैं, ये psychosis में आता है। नेक्स्ट है आपकी developmental task। इरिक्सन के developmental task को हम कैसे कैसे, किस किस एज में कौन कौन सी टास्क आई थी, मतलब किस किस एज में कैसे कैसे उनकी मोरल डेवलपमेंट आई थी, सोशल डेवलपमेंट आई थी, उनकी साइको सोशल डेवलपमेंट थी। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड गिल्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ईगो इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर। ईगो इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर आपका आता है लेट एडल्टहुड में। जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन मिडिल एडल्टहुड में आपका आता है। अर्ली चाइल्डहुड में आपका आता है दिस, अर्ली चाइल्डहुड में आपका आता है, अर्ली चाइल्डहुड है आपका रिलेटेड टू इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, एंड ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड गिल्ट आपका आता है टॉडलर के स्टेज में। टॉडलर जब बहुत छोटा होता है तो वो ऑटोनॉमी चाहता है, जब वो उसको ऑटोनॉमी नहीं मिलती है तो वो शेम या गिल्ट में फील करने लगता है। जब इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की कंडीशन होती है तो वो अर्ली चाइल्डहुड में होती है। एंड देन जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन इज मिडिल अडल्टहुड की एक स्टेज, एंड ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर इज योर लेट अडल्टहुड। सो ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एरिक्सन्स डेवलपमेंटल थ्योरी। इट्स 8 स्टेजेस। फ्रॉइड की 5 स्टेजेस के बाद एरिक्सन गेव हिज, बिकॉज एरिक्सन डिनाइड कि जो भी हमारी पर्सनालिटी है वो एक फिक्स टाइम के बाद डेवलप नहीं करती है, तो एरिक्सन गेव हिज साइकोसोशल स्टेजेस, जिसमें 8 स्टेजेस थी टोटल। तो दीज आर 8 स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ड्यूरिंग एक्सटिंक्शन। तो जब हम कंडीशनिंग कर देते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग में जब हम अनकंडीशन स्टिमुलस को कंडीशन स्टिमुलस के साथ लगाते हैं और कंडीशन स्टिमुलस कंडीशन रिस्पॉन्स देने लगता है, तो क्या होता है कि एक्सटिंक्शन या जनरलाइजेशन हो जाता है किसी भी चीज़ का। एक्सटिंक्शन कैसे होता है, क्वेश्चन क्या है, लेट्स रीड। द कंसिस्टेंटली ओमिटेड एंड अंडरगोज ग्रेजुअल रिडक्शन। इसमें कैसे होगा, अनकंडीशन स्टिमुलस जो है वो कंडीशन रिस्पॉन्स देना कम कर देगा। एक्सटिंक्शन, हमने जो भी स्टिमुलस दिया है अगर हम उस स्टिमुलस को हटा दें या फिर टाइम के साथ बहुत ही लैप्स करा दें, तब क्या होता है, जो हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस होता है वो कंडीशन रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है। तो ओमिटेड एंड अंडरगोज ग्रेजुअल रिडक्शन, तो अनकंडीशन स्टिमुलस कंडीशन रिस्पॉन्स देना खत्म कर देता है। नेक्स्ट इज अनलाइक स्टैनफोर्ड बीने द वेशलर टेस्ट प्रोवाइड। ओके, रेशियो IQ सब में था, सेपरेट वर्बल एंड परफॉर्मेंस स्कोर भी था, सिंगल IQ स्कोर, कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव स्कोर्स। ओके, इट्स सेपरेट वर्बल एंड परफॉर्मेंस। स्टैनफोर्ड बीने और वेशलर टेस्ट में, वेशलर टेस्ट कब आया, स्टैनफोर्ड बीने के टेस्ट के बाद जो कल्चर फेयर टेस्ट नहीं था, वेशलर डिसाइडेड कि वो WAISC जब उनका आया उसमें ही स्टार्टेड कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग उनके टेस्ट के स्कोर्स आएंगे। तो जैसे वर्बल के लिए एक अलग टेस्ट स्कोर आया, परफॉर्मेंस के लिए एक अलग टेस्ट स्कोर आया, तो ये आया आपका वेशलर के टेस्ट में, विच इज WAIS।
सेंसरी इज टू मोटर एंड रिसेप्टर इज टू एफेक्टर. कैसे? सेंसरी इज टू मोटर, सेंसरी जो न्यूरॉन्स होती हैं वो आपकी वो सेंस करती है, मोटर न्यूरॉन्स जो होती हैं वो आपकी जो सिग्नल ऑर्गन है उससे दूर लेके जाती हैं आपकी इम्पल्सेस को, आपके सिग्नल्स को. ऐसे ही रिसेप्टर और एफेक्टर, these are related to each other. It's not axon, it's not dendrite, it's not CNS, it's effector. Okay, personality again. Central trait, cardinal traits and secondary traits were prominent in the trait theory of. ये तीनों किसकी ट्रेट थ्योरी में प्रोमिनेंट थे? BF स्किनर, ये पर्सनालिटी के थियोरिस्ट ही नहीं थे. हैं आइजेंक, इनकी ट्रेट थ्योरी थी बट वो डिफरेंट थी. एल्बर्ट, एल्बर्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. रॉजर्स आपके एक ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, ह्यूमनिज्म पे बातें करते थे, फ्री विल की बात करते थे. नेक्स्ट इज एक्सेसिव कॉम्पिटिटिव ड्राइव इवन व्हेन इट्स अननेसेसरी इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी. ओके, एक और पर्सनालिटी टाइप होती है विच इज टाइप H. विल रीड इट इन स्ट्रेस वाले चैप्टर में. बट हियर एक्सेसिव वरी, अननेसेसरी वरी, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है तब भी वो लोग परेशान हो रहे हैं, वो टाइप कौन सी होती है पर्सनालिटी की? दैट इज़ टाइप A पर्सनालिटी. B आपको लिटिल काम मिलेंगे, रिलैक्स मिलेंगे, ज़्यादा परेशान नहीं होते होते मिलेंगे. तो दीज आर टाइप A पर्सनालिटी. ऑप्शन A फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. What kind of psychologist would be most likely to conduct a study of challenges in problem solving skill with increasing age? Okay, इंक्रीजिंग एज के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे डिफाइन होती है? ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का पार्ट है. डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं बच्चे के इवन फ्यूज़न से, गेमिट्स का जब फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे गेस्टेशन पीरियड आता है, वहाँ से लेकर के एक बच्चे की लॉन्गिट्यूडनल एक स्टडी की जाती है. अगर तो बच्चे की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उन पे कौन बात करता है? तो दीज आर डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिलाइज लीस्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग? लीस्ट कौन रिलाई करता है रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग पे? केस स्टडी. केस स्टडी एक सिंगल केस का स्टडी होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग मेथड पे बिल्कुल रिलाई नहीं करता है. ऑल दीज विल रिलाई ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग बट द केस स्टडी विल नेवर रिलाई. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर्स विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी एग्जामाइन्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट ओवर टाइम? रिलायबिलिटी की जब हम बात करते हैं, रिलायबिलिटी इज, देर आर टू टर्म्स इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन में जब हम बात करते हैं, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी. वैलिडिटी इज अ टेस्ट मेजर व्हाट इट सेड इट विल मेजर. इज वैलिडिटी, डिप्रेशन का टेस्ट है, डिप्रेशन ही मेजर कर रहा है कि नहीं, इज वैलिडिटी. व्हाट रिलायबिलिटी इज? रिलायबिलिटी इज, सपोज मैंने आज एक टेस्ट कराया डिप्रेशन का, मैंने रिजल्ट्स लिए, सेम इन्वॉल्वमेंट दिया, सब कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद कोई साइकोलॉजिस्ट, किसी एक्सपेरिमेंटर, किसी रिसर्चर ने सेम ये क्वेश्चनर के साथ सेम इन्वॉल्वमेंट में सेम डेटास कलेक्ट करे, तो क्या वो रिजल्ट सेम आ रहे हैं? अगर वो सेम आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी. द क्वेश्चन हियर इज, कौन से रिलायबिलिटी का मेथड एग्जामाइन करता है परफॉर्मेंस ऑफ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट ओवर द टाइम? इट्स टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में आज एक टेस्ट लिया, कुछ टाइम के बाद फिर एक टेस्ट लिया, टेस्ट एंड रीटेस्ट. स्प्लिट हाफ नहीं, स्प्लिट हाफ में हम एक ही टेस्ट को दो पार्ट्स में बांट देते हैं, ऐसा करते हैं. इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी नहीं, अल्टरनेट फॉर्म में भी, अल्टरनेट फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक सेम टेस्ट का एक और कॉपी बना लेते हैं और वही टाइम पे अप्लाई कर लेते हैं, तो वो अल्टरनेट फॉर्म भी नहीं. इंटर स्कोरर में क्या होता है कि दो स्कोर करने वाले बैठे हैं, उन पे रिलाई होता है वो सेम टेस्ट का स्कोर नहीं. ओवर टाइम पे की बात कर रहा है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की, तो यहाँ पे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी हो जाएगी. नेक्स्ट है आपका द कैट विच म्यूज टू अ डोरबेल एंड नॉट फोन रिंग्स. ओके, अगेन लर्निंग चैप्टर से आपका क्वेश्चन है कि एक बिल्ली जो डोरबेल बजने पे तो अपनी आवाज़ निकालती है लेकिन फ़ोन के रिंग पे नहीं निकालती है, ये किस तरीके का लर्निंग फिनोमिना है? लेटेंसी नहीं, डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रही है दो साउंड्स के बीच में. उसके लिए जनरलाइज नहीं है ये दोनों साउंड, वो ये दोनों साउंड की फ्रीक्वेंसी, दोनों साउंड की वाइब्रेशंस को पहचानती है कि विच वन इज़ डोर का साउंड एंड विच वन इज़ फ़ोन की रिंगिंग का साउंड. सो दिस इज स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन. ऑप्शन सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका, इमेजिन यू आर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ वीडियो गेमिंग ऑन लर्निंग.
जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है बहुत सरल और बहुत सीधा सा इसका आंसर होगा. यू सेलेक्ट 4 ग्रुप्स A B C D with followings. वीडियो गेमिंग आवर्स. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल ग्रुप. एक पहले क्वेश्चन में हमने देखा था व्हाट कंट्रोल ग्रुप्स आर. कंट्रोल ग्रुप्स वो होते हैं जिनके ऊपर हम वो एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप, एक्सपेरिमेंट का जो भी हमने कुछ सेटअप तैयार किया है, उसके क्वेश्चन तैयार किए हैं, वो उस पर हम अप्लाई ही नहीं करते. तो कंट्रोल ग्रुप ये होता है. अगर कंट्रोल ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑप्शंस के साथ हम बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे. ग्रुप ए नो वीडियो गेमिंग. ग्रुप बी वीडियो गेमिंग फॉर 1 आवर, ये आपकी एक्सपेरिमेंट की कंडीशन है. वीडियो गेमिंग फॉर 3 आवर एक्सपेरिमेंट की कंडीशन है. वीडियो गेमिंग फॉर 6 आवर एक्सपेरिमेंट की कंडीशन है. ओनली दिस इज नॉट द कंडीशन. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर. फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट. नेक्स्ट, अटेंशन इन्फ्लुएंस मेमोरी बाय. जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर अटेंशन देते हैं, जैसे हम अगर आप इस क्लास को पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चंस के ऊपर अटेंशन दे रहे हैं, तो ये आपकी मेमोरी को कैसे इंप्रूव करेगा या कैसे इन्फ्लुएंस करेगा. बाय इन्हेंसिंग इट, बाय एक्सटिंग्विशिंग इट, या डायरेक्टिंग इट, या लिमिटिंग इट. इट्स डायरेक्टिंग. अटेंशन डायरेक्ट करता है आपकी मेमोरी को, आपके ध्यान को एक तरफ. तो दिस इज डायरेक्टिंग. नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन आर. फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन की बात ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट करते थे, कार्ल रॉजर्स करते थे, मैस्लो करते हैं इनके बारे में. तो फुल्ली फंक्शनिंग एक पर्सन कैसा होता है, वो क्या होता है? अवेयर ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस. यस, अपने आसपास होने वाले सारी चीज़ों के बारे में वो अवेयर होता है. हाँ, बिल्कुल होता है. एबल टू फेस डिफ़िकल्टीज़. ठीक है, डिफ़िकल्टी फेस करने के लिए भी वो रेडी होता है. इनहिबिटेड एंड नॉट फ्री टू मेक चॉइसेस. नहीं, एक फुल्ली फंक्शनिंग इंसान चॉइसेस के लिए हमेशा फ्री होता है. वो रेडी होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू टेक थिंग्स. अडाप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस. यस. सो ऑप्शन सी हटा के ए बी एंड डी. सर्च फॉर द ऑप्शन ए बी एंड डी. सो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर. ह्यूमनिज्म ने फ्री विल की बात की. तो फ्री विल में जब इंसान फ्री विल का कैसे होगा? जब वो रेडी होगा टू एक्सेप्ट आउट जितने भी सेटबैक्स हैं उनको, हमेशा भी डिफ़िकल्टीज़ को भी फेस करने के लिए रेडी होगा, तब वो फुल्ली फंक्शनिंग होगा. Next is the field of artificial intelligence is most closely related to which psychological approach? Artificial intelligence always work on cognitive psychology. 1956 में cognitive revolution की एक वेव आई थी. वो टाइम पे कंप्यूटर्स से जो पैरेलल प्रोसेसिंग मॉडल है कंप्यूटर के, उससे हमारी ह्यूमन मेमोरी को रिलेट किया जाता था, कंपेयर किया जाता था. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी वर्क करता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे. Next question is, which of the following describes the path of a neural impulse from the sense organ to the brain? Optic nerve, receptor cells, ganglion cells and bipolar cells. कैसे आपका ये एक प्रॉपर पाथवे बनेगा? तो सबसे पहले दिस ऑप्टिक नर्व्स, आपका जब ब्लाइंड स्पॉट से जो नर्व लीव करती है वो होती है ऑप्टिक नर्व. तो सर्च फॉर ऑप्टिक नर्व. हियर ऑल्सो इज गिवन, हियर ऑल्सो इज गिवन. देन रिसेप्टर सेल्स. रिसेप्टर सेल्स आपकी हैं. देन बाइपोलर सेल्स के बाद वो गैंग्लियन पे जाती हैं. तो बाइपोलर सेल्स और ऐसे ऐसे करके कुछ सेल्स होती हैं जो ऐसे आके कनेक्टेड होती हैं. तो ये गैंग्लियंस के पास जाती हैं. तो गैंग्लियंस. तो दिस इज द पाथवे. मैच द फॉलोइंग है आपका. अगेन थ्योरी ऑफ इमोशन. इमोशन की थ्योरीज हैं आपकी यहाँ पे सारी. कैनन बार्ड की थ्योरी है, जेम्स लैंज की थ्योरी है, सेचर सिंगर की थ्योरी है, ऑपरेंट प्रोसेस. सेचर सिंगर की थ्योरी देखते ही हमको याद आ जाता है कि ये कुछ हमारी कॉग्निटिव लेबल्स अटैच्ड होते हैं. तो सी का सेकंड ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर. हम मैच कर लेते हैं. कैनन बार्ड की थ्योरी क्या बोलती थी? इमोशन प्रोवोकिंग इवेंट्स इंक्लूड स्टिमुलस ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस विच आर लेबल्ड एज इमोशंस एंड द फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस दैट अकम्पैनी देम. कैनन बार्ड की थ्योरी बहुत ही ईजी सी बात बोलती थी. वो बोलती थी कि जो हमारा इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलस है वो इवोक करता है एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. कुत्ते को देख के सबसे पहले हम डरते हैं और भागते हैं. ये थी इस काइंड की एक थ्योरी थी इनकी, कैनन बार्ड की थ्योरी. सेकेंड आपका ऑप्शन है जेम्स लैंज की थ्योरी. इसमें इन्होंने बोला था सब्जेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस रिजल्ट फ्रॉम फिजियोलॉजिकल चेंजेस विद इन आवर बॉडी. सेचर सिंगर ने बात की थी हमारे कॉग्निटिव लेबल्स की. और ओपोनेंट प्रोसेस में वी हैव दिस इमोशनल रिएक्शन टू अ स्टिमुलस दैट आर फॉलोड ऑटोमेटिकली बाय अ ऑपोजिट रिएक्शन. सो ऑप्शन सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर. द assumption of
Parametric statistics are parametrics and non-parametric. There are two kind of statistics. So parametric statistics, what it states, population should be normally distributed, yes. Variables should be measured in interval and ratio scale, yes. There should be many outliers. Outliers नहीं होने चाहिए. Outliers क्या होते हैं? Outliers मतलब आपका जो डेटा का स्प्रेड है, डेटा का जो आपका एक स्प्रेड है, दिस इज एनपीसी. एनपीसी पे आपके ये स्टैंडर्ड डिविएशंस होते हैं, -1 to +1 +2 -2 सॉरी -3 दी हियर +2 +3. ये जो आपका डेटा का स्प्रेड है, आउटलायर्स मीन्स डेटा का स्प्रेड बहुत ज़्यादा डेटा स्प्रेड है आपका. तो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स आउटलायर्स में बिल्कुल बिलीव नहीं करता. वो कहता है कि हमारा डेटा स्प्रेड कम होना चाहिए. नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में अगर होता तो दिस ऑप्शन विल गो विद दैट, बट अभी के लिए पैरामेट्रिक्स में देयर शुड नॉट बी मेनी आउटलायर्स. सो विल रिजेक्ट सी. देन डेटा शुड बी बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, येस. सो ए बी एंड डी, option first will be your correct answer. Next question is, which perspective maintains the most human perceptual capabilities are inborn and result very little from learning? Okay, nativist. ये आपके अप्रोचेज हैं. जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि कैसे कैसे अप्रोचेज आई, कैसे कैसे क्या क्या अप्रोचेज थी. नेटिविस्ट अप्रोच बोलता है कि जो भी आपका परसेप्चुअल कैपेबिलिटीज़ हैं वो इनबॉर्न होते हैं, वो आपके लर्निंग से बहुत ही ज़्यादा कम इन्फ्लुएंस होते हैं. तो ये था. इंटरेक्शनिस्ट में ये बोलता है कि जैसे जैसे आप इंटरेक्ट करते हैं वैसे आप इवॉल्व होते जाते हैं. तो ये बहुत ही डिफरेंट, ये दोनों का व्यू पॉइंट एकदम ही ऑपोजिट व्यू पॉइंट था. बिहेवियरिस्ट बिहेवियर्स पे डिपेंड करते हैं, एम्पिरिसिस्ट डेटास पे डिपेंड करते हैं. सो नेटिविस्ट विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन द टेस्ट स्कोर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड. टेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ओके. नॉर्म्स भी हो सकते हैं ये और स्टैंडर्ड स्कोर भी हो सकते हैं. ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के बारे में पूछ रहा है जो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग के डेटा पे डिपेंड करे. दैट विल बी नॉर्म भी हो सकता है आपका और स्टैंडर्ड स्कोर भी हो सकता है. दोनों में से कोई भी आंसर करेक्ट होगा. रेफरेंस स्टैटिस्टिक्स ये नहीं होता. जेड स्कोर आपका बिल्कुल रॉ स्कोर के बाद जब हम जेड स्कोर निकालते हैं वो होता है, मतलब हम मीन को डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन से, तब जेड स्कोर आता है. जेड स्कोर नहीं हो सकता. नॉर्म एंड स्टैंडर्ड स्कोर. नेक्स्ट आपका बायोसाइकोलॉजी का क्वेश्चन है, एन एक्शन पोटेंशियल इज अकम्पेन्ड बाय. ओके, जब भी हम देखो ये न्यूरॉन है, अगर इसका आउटसाइड पॉजिटिव होता है, अंदर में ये नेगेटिवली चार्ज होता है. अंदर में नेगेटिवली चार्ज होता है बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स, और बाहर में क्योंकि Cl- होता है, Na+ होता है यहाँ पे. Na+ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस में प्रेजेंट होता है. K+ होता है और अंदर में प्रोटीन्स होता है, Cl- होता है. इसकी वजह से अंदर मेम्ब्रेन का इनसाइड नेगेटिवली चार्ज होता है, आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज होता है. अब एक्शन पोटेंशियल कैसे अकम्पेन होता है? सेल का इंटीरियर बिकमिंग पॉजिटिव. एक्शन पोटेंशियल इज कोई भी स्टिमुलस आया यहाँ पे और इसका ग्रेडियंट ही चेंज हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया और बाहर नेगेटिव चला गया. तो दिस इज सेल का इंटीरियर बिकमिंग पॉजिटिव. सेल का इंटीरियर बिकमिंग नेगेटिव ये एक नॉर्मल केस ऑलरेडी है, इसमें एक्शन पोटेंशियल का कोई भी रोल नहीं है. चेंजेस फ्रॉम ग्रे मैटर टू वाइट मैटर. ग्रे मैटर वाइट मैटर की बात ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड और आपके जो कॉर्टेक्स होता है उसमें आती है, तो यहाँ पे इसका कोई मैटर नहीं था. चेंज फ्रॉम वाइट मैटर टू ग्रे नहीं. सेल का इंटीरियर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है. इंटीरियर पॉजिटिव होता है बिकॉज ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है. बायोसाइकोलॉजी का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्केल्स के ऊपर. स्केल के ऊपर 25 में भी क्वेश्चन आए थे, बट दैट वाज वेरी इजी. ये वाले क्वेश्चन थोड़े टिपिकल हैं. विच आर नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो. इसके लिए स्केल का एक आइडिया होना, एक थॉरो आइडिया होना इज इंपॉर्टेंट. नॉमिनल स्केल क्या करती है, ऑर्डिनल क्या करती है, इंटरवल क्या करती है, रेशियो क्या करती है. नॉमिनल स्केल सिर्फ एक कैटेगरी में डिवाइड कर देती है. उन कैटेगरीज का कोई भी अपना एक न्यूमेरिकल मीनिंग नहीं होता है. कैटेगोरिकल डिवीजन करती है नॉमिनल स्केल. तो अब यहाँ पे चेक करो, डिवीजन ऑफ पीपल ऑन देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. ओके, मेजरमेंट ऑफ वेट, ये आपका नंबर हो गया. मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ सेंटीग्रेड स्केल. देखो रेशियो क्या होता है, रेशियो में जो जीरो का मतलब होता है वो ट्रू जीरो होता है. एब्सोल्यूट जीरो रेशियो स्केल में होता है. तो रेशियो स्केल इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर और सेंटीग्रेड स्केल. दिस
नॉमिनल इज डिवीजन ऑफ पीपल ऑन बेसिस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हम कुछ भी किसी के ऊपर एक कैटेगरिकल डिवीजन कर रहे हैं, उनको कोई नंबर असाइन नहीं कर रहे हैं। ऑर्डिनल में वी हैव डायग्नोस्टिक ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, कि कौन सा मेंटल डिसऑर्डर किस लेवल का मेंटल डिसऑर्डर है, क्या वो स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसमें हेलुसिनेशन है, क्या वो डेडली बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि वो खुद को भी मार सकता है, ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है। इंटरवल, इंटरवल में आपका होता है मेजरमेंट ऑफ वेट। मेजरमेंट ऑफ वेट मतलब कि इन दोनों दो कैटेगरीज के बीच में इक्वल नंबर हैं, बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड है वो सारी चीज़ें। सो इंटरवल विल दिस, रेशियो विल दिस। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। Which type of measures are EEG and GSR? These are physiological methods. फिजियोलॉजिकल मतलब आपकी बॉडी पे ये चीज़ें की जाती हैं, बॉडी से रिलेटेड हैं बिल्कुल भी। सेल्फ रिपोर्ट्स नहीं है ये, आप खुद से नहीं कर सकते, यू नीड प्रोफेशनल डॉक्टर्स या रेडियोलॉजिस्ट इनके लिए। बिहेवियरल भी नहीं है, प्रोजेक्टिव बिल्कुल नहीं है, प्रोजेक्टिव आपके पर्सनालिटी टेस्ट्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल हैं ये आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वैलिडिटी। What is content validity, what is concurrent validity, what is predictive validity, and what is face validity? Firstly, what validity is, we already knew. What test said it will measure is measuring that. Validity यही होती है जो टेस्ट कह रहा है उसी को वो मेजर भी करे। तो content validity, same behavior, effectiveness of the forecasting individual's performance. Okay, predictive validity आपकी फोरकास्ट मतलब फ्यूचर के किसी एक बिहेवियर को बताती है कि अगर आज इसका वैलिडिटी स्कोर में टेस्ट में इतना नंबर आया है तो फ्यूचर में इसका ऐसा बिहेवियर होगा। सो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी इज इफेक्टिवनेस ऑफ टेस्ट इन फोरकास्टिंग। सो सी इज फोर्थ। ओके, डी फेस वैलिडिटी पर्टेन्स टू वेदर द टेस्ट अपीयर वैलिड टू एग्जामिनी हु टेक्स इट। फेस वैलिडिटी में जस्ट आपने पेपर देखा और बोला कि हाँ ठीक है, लग रहा है कि ये उसका मेजरमेंट है। एंजाइटी का मेजरमेंट का टेस्ट देख के आपको लगे कि देख के लगे कि ये बिना उसको अप्लाई किए बिना टेस्ट किए आपको सिर्फ देख के लगे कि वो टेस्ट वही मेजर कर रहा है जो वो कहने वाला है, तो दैट इज फेस वैलिडिटी। सो डी इज फर्स्ट। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। कॉन्टेंट वैलिडिटी आपकी बोलती है सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर it covers a representative sample of a behavior. And then concurrent validity आपकी बोलती है validity of a test with another measurement mapping of the same behavior. concurrent validity में एक टेस्ट की वैलिडिटी ली, दूसरे टेस्ट की वैलिडिटी ली, दोनों को चेक किया तो क्या दोनों सेम रिजल्ट्स दे रही है, दैट इज कॉन्करेंट वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव हम समझ गए, फेस समझ गए, कॉन्टेंट समझ गए, कॉन्करेंट समझ गए। Next question is again a match the following, which is mean, median, mode, variability. Variability देखो, value repeated maximum number given series आपकी होती है mode। C आपका है first, C आपका है first। median है आपका, mean आपका average है, mean is average of the data, so एक third। Here fourth is the correct answer। B आपका median होता है, the point above and below lies of the score। Okay, मीडियन आपका ये होता है, मीडियन में 50% ऑफ द अबव स्कोर एंड 50% ऑफ द बिलो स्कोर के बीच का जो स्कोर होता है वो होता है मीडियन। एंड वेरिएबिलिटी आपकी होती है द एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराउंड द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसीज के अगल बगल जितनी वेरिएबल, जितना उसका फैलाव है, जितना उसका स्प्रेड है, दैट इज वेरिएबिलिटी। सो ऑप्शन 4 विल द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फॉरगेटिंग ऑफ न्यू लर्निंग ड्यू टू प्रीवियसली अक्वायर्ड मटीरियल इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, इंटरपोलेशन, इंटरलोक्यूशन, इंटरेक्शन। नो, इट्स इंटरफेरेंस। किसी भी चीज़ के बीच में बाधा पड़ रही है वो चीज़ें याद करने में जो प्रीवियसली लर्नड है और न्यू मेमोरीज के साथ, दैट इज इंटरफेरेंस। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2024 PYQ इज information organized in long term memory stored is aided by the direct memory search. Okay, the keyword here is search. कैसे आप सर्च करोगे आपके जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन जा चुकी है, हाउ विल यू सर्च दैट मेमोरी? तो रिट्राइवल क्यूज होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये आपका है रिट्राइवल क्यूज। क्यूज मतलब उससे रिलेटेड कोई एक आइडिया, कोई चीज़ आपको भूल चुकी होती है, उससे रिलेटेड जैसे ही आपको कोई चीज़ दिखती है, रेड कलर दिखता है तो आपको कोई ऐसी मेमोरी जनरेट हो जाती है माइंड में जो बहुत पुरानी है, जो आप भूल चुके थे, बचपन की कोई ऐसी बात याद आ जाती है, तो दीज आर रिट्राइवल क्यूज।
रिट्राइवल एरर्स नहीं, ये बहुत अलग चीज़ें हैं. एलैबोरेटिव क्यूज भी नहीं होते, सब्जेक्टिव एरर्स भी नहीं होते. सो रिट्राइवल क्यूज is the answer for this question. So here we have discussed all the 75 questions. Next 20 ये आपका 24 का PYQ था, 23 का PYQ भी we will discuss. So stay with us and आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ से ये PYQs लेकर के वहाँ से आंसर खुद प्रैक्टिस करके खुद एनालाइज कर सकते हैं. 25 के भी क्वेश्चन को आप सेम मैनर में ऐप डाउनलोड करके वहाँ से कर सकते हैं. हमारे पेड बैचेस भी जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं, आप उनमें भी इनरोल कर सकते हैं. यूट्यूब पे भी बैचेस आते रहेंगे. सो चूज़ योर मेंटर एंड स्टिक टू समवन. ओके, थैंक यू.